पीएनएसटी काउंसलिंग रिजल्ट्स और उसके कुछ डाउट्स को जो आप कमेंट भी हमें वीडियो में कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत ही छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातों पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों की काउंसलिंग और आगे की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जो आपको काउंसलिंग और आगे प्रवेश के लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां करके कई बार काउंसलिंग और प्रवेश से बाहर हो जाते हैं। तो आपका प्रवेश सही हो, काउंसलिंग सही हो, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी जो है ना, प्री नर्सिंग, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ खास बातों को समझना है। जैसे खास तौर पर यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो सीटों का आरक्षण जो है वो किस आधार पर है, कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर क्या परसेंटेज आरक्षण है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर को छोड़कर के 27% का आरक्षण दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस जो छात्र हैं जनरल के, ऐसे छात्र जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको 10% सीटों का आरक्षण मिलेगा, मतलब ये सीटों का आरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर है। देखो, कई वीडियोस में और कई लोगों से आप सुन रहे हैं, तो इसमें ये आपको सुनने मिल रहा है कि आप जो पीएनएसटी में जो आप लोगों ने 150 नंबर का पेपर दिया है, उस 150 नंबर में पास होने का जो क्राइटेरिया है वो जनरल वालों के लिए 45% और अदर जो रिजर्वेशन वाले हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 5% की छूट के साथ 40% है। ऐसा कहा जा रहा है। पीएनएसटी एग्जाम जो 150 नंबर का आपने दिया है उसमें पास होने का क्राइटेरिया, तो आपको मैं बता दूं कि वो उसमें पास होने का क्राइटेरिया ही नहीं है। पीबी बोर्ड ने एग्जाम, पीएनएसटी एग्जाम जो हुआ है 150 नंबर का आप लोगों का पेपर, जो कि 17 तारीख से 21 अक्टूबर के बीच में हुआ है, उसमें पास होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जो क्राइटेरिया बताया जा रहा है कुछ अन्य वीडियोस पर, और कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कॉल करके, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पीईबी ने पास होने का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। जैसे आपके नंबर आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। पीईबी में आपको 45% नंबर लाना है जनरल वालों को, तभी आप पास होंगे, या 40% नंबर लाना है रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तभी वो पास माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप यदि मेरिट जो है, जो आपने पेपर दिया है, 80,000 लोगों ने लगभग पेपर दिया है, उस पेपर में जो मेरिट बनेगी सीट के आधार पर, डीएमई कॉलेज के लिए 810 सीट है, डीएचएस कॉलेज के लिए 560 सीट है, 1370 वो कैंडिडेट जो टॉप के कैंडिडेट है कैटेगरी वाइज रोस्टर के हिसाब से, जो टॉप के कैंडिडेट है वो सिलेक्ट करेंगे। अब उसमें कितने नंबर पे वो जाती, जो नंबर आप ला रहे हैं उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, इसमें कोई पास का क्राइटेरिया नहीं है। जो क्राइटेरिया ये बताया जा रहा है ये एक्चुअली 45% और 40%, 5% छूट मतलब 40% का, ये एक्चुअली आपका 12th का क्राइटेरिया था। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश होती उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 10+2 मतलब 12वीं कक्षा में भौतिक रसायन जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ में न्यूनतम 45% का, तो ये तो आपने दे दिया एग्जाम। जो जनरल वाले हैं उनके लिए न्यूनतम क्राइटेरिया 45% था 12वीं में, 12वीं बायो से आपने 45% के साथ पास किया हो जनरल वाले। और जो अदर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बोले तो आरक्षण जिस पर लागू होता है, मतलब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए 5% छूट मतलब 40%, ये 45 है, 5% छूट में 40%। तो जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट जिनने 40% के साथ में 12th बायो से पास किया हो, विथ इंग्लिश उसमें रहा हो, और जनरली रहता ही है, और जनरल वाले 45%, ये 12th का क्राइटेरिया था एग्जाम देने के लिए। एग्जाम पास करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये बात अच्छे समझ लें। जो आपके नंबर आएंगे, मतलब अभी एग्ज़ाम दिया है, अभी रिजल्ट 30 नवंबर के पहले पहले तक रिजल्ट आ जाएगा। आज 22 नवंबर है, 23 लगभग 7-8 दिन का समय है, 7-8 दिन 30 नवंबर के पहले पहले रिजल्ट आने के 99% चांस हैं। बिल्कुल ये समझ लीजिए रिजल्ट 30 नवंबर के पहले पहले आ जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फर्स्ट सप्ताह दिसंबर के से आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं काउंसलिंग पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट और सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, क्लियर था, ये 12th के लिए था, वो एग्जाम आप दे चुके हैं, ठीक है। तो जो पास होने का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसा नंबर लाएंगे आप, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से 1370 कैंडिडेट। यदि डीएचएस की काउंसलिंग इसमें 99% चांस है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 99% चांस है। ये एग्जाम डीएमई का हुआ था, पर डीएचएस भी इसी से काउंसलिंग करने वाला है, ऐसा 99% चांस है। 1% चांस है कि डीएचएस अलग से एग्जाम कराए, पर वो भी खारिज हो रहा है। और लगभग 1370 सीट डीएमई की और डीएचएस की दोनों की काउंसलिंग इसी एग्जाम से होगी, और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपके नंबर कैसे हैं जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। इस बात को समझ लें। नेक्स्ट में देखते हैं आगे, आयु सीमा। 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवार की आयु सीमा 17 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, और 30 वर्ष मतलब 17 वर्ष से न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है, यानी 1 अक्टूबर 2021 के
21 तक आपकी न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए थी और 30 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। यदि इसमें छूट भी है, यदि आप SC ST OBC परित्यक्त विधवा महिला है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट, मतलब 35 साल तक। SC ST OBC कोई परित्यक्त विधवा महिला है तो उसके लिए 35 साल तक वो इस एग्ज़ाम को दे सकते थे, उनका सिलेक्शन हो सकता है। 17 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरल के लिए 30 साल है, रिजर्वेशन वालों के लिए 5 साल और बढ़ जाएगा, छूट मिल जाएगी तो 35 साल तक है। दूसरी बात, स्पष्टीकरण यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आपकी जो आयु सीमा की जो गणना होगी, मतलब आपकी जो मार्कशीट में जो 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म तारीख है, उसके आधार पर आपका जन्म तारीख देखा जाएगा कि 12वीं की मार्कशीट या कोई जन्म प्रमाण पत्र या किसी और आधार पर, जैसे कि वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड, उसके आधार पर मान नहीं होगा। 10वीं की मार्कशीट, आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडल का प्रमाण पत्र 10वीं की अंक सूची जन्म तिथि में जो जन्म तिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 10वीं की मार्कशीट में जो भी है, चाहे आपकी रियल है, ज़्यादा है, कम है, जैसी भी है, जो भी हो, पर उसी के आधार पर 1 अक्टूबर 2021 की स्थिति में गणना की जाएगी। 17 वर्ष से यदि आप कम पाए जाते हैं तो आप, यदि क्यों ना आप टॉपर हों, MP टॉप आपने किया है, सबसे ज़्यादा नंबर लाने आप कैंडिडेट है, पर यदि इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन प्रक्रिया से, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात समझिए, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर होगा। काउंसलिंग की है, मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार, सामान्य कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग उल्लेख किया जाएगा। मतलब आप किस कैटेगरी में किस रैंक पर हैं ये आपको बताया जाएगा। और प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन, यानी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, जो आपको कॉलेज मिलेंगे, है ना, DME के 6 कॉलेज हैं और DHS के 9 से 10 कॉलेज है, जिनमें टोटल मिलाकर के जो सीट है वो 1370 है ना। इस पर जो आवंटन आपका होगा वो ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से होगा, है ना, और काउंसिल द्वारा किया जाएगा। जो नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा किया जाएगा, ऑनलाइन होगा, MP ऑनलाइन के माध्यम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और भी जहाँ पे होंगे में प्रवेश हेतु काउंसलिंग MP ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं MP ऑनलाइन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति आपको देना होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र, मूल मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं, एवं अन्य अभिलेख जो भी और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है का परीक्षण यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस बात को समझना। कई लोग, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी हमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग होने के बाद जब आपका फाइनल नाम आ जाएगा, आपको आवंटन मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद उस कॉलेज में जाकर के आपको अपने मूल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। तो काउंसलिंग के वक्त ये बहुत बात की प्रोसेस है। काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी कॉलेज आपको लेने हैं, DME के, DHS के, जो भी है, अब अलग अलग काउंसलिंग होती है, एक साथ काउंसलिंग होती है, वो आगे देखने का विषय होगा। तो उस आधार पर पहले आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद, और यहाँ पे एक बात और समझिएगा, काउंसलिंग में आपने भाग लिया, आपको काउंसलिंग का मौका दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ये हो सकता है कि सीट ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट से भर जाएगी तो कम नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। मान लीजिए यदि जो किसी भी कैटेगरी का, मान लीजिए मैं OBC को लेकर चल रहा हूँ, OBC कैटेगरी 70 प्लस जाती है मान लीजिए, पर वहाँ पे 65 या 60 नंबर वाले OBC भी काउंसलिंग कर सकते हैं। 60 नंबर 65 नंबर लाने वाले OBC कैंडिडेट भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पर काउंसलिंग में तो बहुत सारे लोग भाग लेंगे, 1370 सीट है मान लीजिए, तो 1370 सीट में तो 3000 लोग भाग लेंगे या 4000 लोग भाग लेंगे, पर 3-4000 लोगों का नहीं होने वाला, होना है तो 1370 का है। पर 4000 लोग काउंसलिंग करेंगे तो 4000 लोग ये ना समझें कि हमारा काउंसलिंग में हमने काउंसलिंग किया, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो ही गया या हमको कॉलेज जो है मिल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4000 लोगों ने यदि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, तो उसमें से 1370 का ही होगा, 4000 का नहीं होगा, उसमें से बाकी लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरिट, सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, 1370 में क्या आपकी मेरिट है, उसके बारे में जब रिजल्ट आएगा तो आपको मेरिट मिल जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो इस बात को समझ लें, काउंसलिंग में ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि कई लोग काउंसलिंग में एग्ज़ाम देते हैं, काउंसलिंग में भाग लेते हैं। उसके बाद कई लोगों को अपना वांछित कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि कोई भोपाल का है और वो चाहता है कि भोपाल में ही उसको मिले, ठीक है, कॉलेज, तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी मान लो उसको भोपाल नहीं मिलता है ना, काउंसलिंग में भोपाल नहीं मिला, कहीं बाहर मिला, उसने छोड़ दिया, तो भोपाल की सीट खाली होगी, तो उसकी
फिर उस खाली सीट को भरने के लिए सेकंड काउंसलिंग जो होती है वो होती है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, इसलिए ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है काउंसलिंग में, पर जिन लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उत्साहित मत होइएगा और निराश भी नहीं होइएगा, क्योंकि फिर से जो है 2023 मार्च अप्रैल में जो है फिर से एग्ज़ाम होने वाला है पीएनएसटी का। तो उसकी तैयारी करिए, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज यदि आप इस बार सिलेक्ट नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे हो जाएंगे। तैयारी बस मत छोड़िए, तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। अपना जुनून सपना छोड़िए मत, है ना, करते रहिए। प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों की सूची, मतलब कौन कौन से प्रमाण पत्र जब आप प्रवेश, जब आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा, श्योर हो जाएगा आपको कॉलेज मिल चुका है, आप कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, तो उस टाइम पे कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको दिखाने होंगे। तो 10+2 यानी 12वीं की मार्कशीट, जो कि आपकी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में पास आपने किया है, और जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ओबीसी वालों के लिए 45, जनरल वालों के लिए 45%, और रिजर्वेशन वाले SC ST OBC जो हैं उनके लिए 40% प्लस 40% से पास किया हो वाली मार्कशीट 12th की होनी चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका ओरिजिनल वाला। इसमें ध्यान रखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका जो मैनुअल होगा उसको आप जो है डिजिटलाइज करा लीजिएगा। आजकल जो है ऑनलाइन मतलब डिजिटल वाले प्रमाण पत्र चलते हैं, करवा लीजिएगा उसको किसी भी CSC से। मूल प्रमाण पत्र जो है आपका वो भी इसको डिजिटल करवा लीजिएगा। प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र जो है ना, वो भी लीजिए। और यहाँ पे एक बात आप समझिए, गर्भवती उम्मीदवार अपात्र यानी अनफिट होंगी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ऐसी महिलाएं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है पर वो प्रेग्नेंट हों, या मान लो पहले जब एग्ज़ाम दिए थे तब तो नहीं थे, पर अब यदि इस दौरान 2-3 महीने के दौरान यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो है ये अपात्र होंगी। मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस कोर्स को नहीं कर सकती, चाहे आपने एक बहुत अच्छे नंबर लाए हों, चाहे आपको टॉप का कॉलेज मिल रहा हो, पर आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं उनका सिलेक्शन पीएनएसटी ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो और सारी कंडीशंस को फॉलो ही क्यों ना करते हो, ठीक है। यदि कोई ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर हैं तो फ्रीडम फाइटर का जो भूतपूर्व सैनिक हैं, पुलिस में थे पहले सैनिक, तो वो होना चाहिए। कोई विकलांगता आपके अंदर है, यदि आप मान लीजिए लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, या ऐसी कोई भी जो है विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास है, यदि है आपने लगाया है या है, तो उसकी मूल प्रति जो है आपके पास होनी चाहिए। ये साथों साथ आपको जो जो जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म में जो फोटो आपने लगाई थी अपनी कलर्ड वाली, वही फोटो लगेगी यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, पहले कुछ और फोटो लगाई थी, बाद में कुछ और कलर फोटो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो फोटो आपने पहले लगाई थी फॉर्म में, वही फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। जब काउंसलिंग में आप जाएंगे तो फोटो लगेगी, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर भी वही फोटो लगना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, फोटो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये जानकारी मैंने दे दिया था कि जो फोटो आप लगा रहे हैं उसकी 4 से 5 प्रति अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वही फोटो लगती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो प्रशिक्षण से निष्कासित यानी बाहर कर दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग। प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा। यहाँ पे इसको बात को समझना, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा संचालित सभी अध्ययनरत 810 उम्मीदवारों को यहाँ पे, क्योंकि स्पेशल डीएमई का है ये रूल बुक जो है, तो डीएमई के लिए 810 सीट दिया हुआ है, पर डीएचएस भी इसमें जुड़ने वाला है, तो 560 सीट इसमें और जुड़ने वाली है। तो ऐसे 1370 उम्मीदवार हो जाएंगे। तो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, शासकीय जो भी डीएमई के 6 कॉलेज हैं और डीएचएस के 9 से 10 कॉलेज हैं, ऐसे पूरे मिलाकर के जितने भी कॉलेज में जो भी 1370 सीटों पर सिलेक्शन होना है, ये सब के सब गवर्नमेंट है। 4 वर्ष का सफल प्रशिक्षण उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, में कहीं पर भी आपको 5 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो ट्रेनिंग करेंगे, जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग के बाद में एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या और नौकरी के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम दिया है वो आपका नौकरी का एग्ज़ाम है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। ये जो कोर्स हो रहा है वो प्रशिक्षण कोर्स है, आपका कोर्स तो है प्लस प्रशिक्षण है। और आपको जब प्रशिक्षण आप कर लेते हैं 4 साल का, लगभग ये 4 साल बोलते हैं, पर ये एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन सब कुछ को लेकर के लगभग 5 साल जाता है। उसके बाद आपको 5 साल की सेवा देनी ही है, मतलब आपको नौकरी लगनी ही है, ठीक है। कम से कम यदि आप
नहीं भी कोर्स करने के बाद आप नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं करना चाहते, तो भी आपको 5 साल की नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है आपको यहाँ पर। ये 2 लाख का जो बॉन्ड है, यदि आप नहीं करते तो आपको 2 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट को देना होगा, क्योंकि आपको फ्री में प्रशिक्षण दे रहे हैं या बहुत कम फीस में प्रशिक्षण दे रहे हैं 5 साल 4 साल का। तो ये गवर्नमेंट जो है आप पे जो पैसा खर्च करती है, और यदि आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो वो आपसे पैसा लेगी। इस बात को मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 लाख का एक बॉन्ड आपको भरना पड़ता है। 2 लाख देना नहीं होता है, एक शपथ पत्र में लिख के देना होता है कि यदि मैं नौकरी ये करने के बाद यदि नहीं करूँगा 5 साल का काम, यदि गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करूँगा, तो मैं 2 लाख रुपए जो है पेनाल्टी दूंगा, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बोल रहे, अन्यथा, ये देखो क्या बोल रहा है, शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार, अनुबंध आपको दिन दिखाता हूँ मैं अभी, अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा, जो कि लगभग 2 लाख रुपए है। अनुबंध पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा। यदि जब आपको प्रवेश के पहले, जब आप कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जब वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आपको एक 2 लाख का बॉन्ड बना के देना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए नहीं देना, ध्यान रखिए, 2 लाख रुपए नहीं देना है, 2 लाख का सिर्फ बॉन्ड, एक सहमति पत्र की, यदि मैं नहीं करूंगा तो 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, सरकार को दूंगा, ऐसा एक बॉन्ड देना पड़ता है ना। अनुबंध पत्र जमा कराए जाने के उपरांत ही आपको स्टाइफंड का भुगतान किया जाएगा। जो 3500 रुपये पर मंथ, यानी साल का 22,000 रुपये मिलता है, वो अनुबंध पत्र देने के बाद ही आपको दिया जाएगा। तो ये अभी नहीं बनाना है, ये जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, उसके बीच में जो है आपको देना होगा ये बना करके। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। एक बात और, कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कई लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर, यदि पहले डीएमए की काउंसलिंग हुई और बाद में डीएचएस की हुई, माना कि हमारा डीएमए में प्रवेश हो गया, हमने कॉलेज ले लिया, और बाद में डीएचएस की काउंसलिंग होती है और हमको डीएचएस में जाना है, डीएमए छोड़ना है, तो क्या हमारी फीस वापस होगी, क्या हमारा एडमिशन वापस हो जाएगा? तो देखिए, इस बात को बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रवेशित छात्राओं द्वारा अपना प्रवेश स्वेच्छा से निरस्त कराया जाता है या जा सकता है। तो जमा जो प्रशिक्षण शुल्क हो, जो आपने राशि जमा की है, जैसे डीएचएस में यदि डीएमई का होता है, तो मान लो आपने 28,000 रुपये पहले जमा कर दिया, जो भी उसकी फीस है ना, जमा कर दिया, उसके काफ़ी बाद में डीएचएस होता है, और डीएमई में आपने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दी है, और बाद में आपका डीएचएस में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो डीएमई आप छोड़ते हैं, तो 10% जो फीस है आपकी, यानी 28,000 रुपये का 2800 रुपये जो है वो कट जाएगा, और बाकी राशि आपको वापस हो जाती है। ठीक है, वहाँ से आप एडमिशन कैंसिल करके आप डीएचएस में एडमिशन ले सकते हैं। 10% सीट का जो है आपकी फीस कटेगी, 28,000 रुपये का 2800 रुपये जो है कट जाएगा, और बाकी फीस आपको पूरी वापस हो जाएगी। ठीक है, साथ ही 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान छात्रा अपना प्रवेश स्वेच्छा से निरस्त कराती है, तो उनको द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष की प्रशिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब ये है कि यदि आप फर्स्ट ईयर करते हैं और उसके बाद सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, और जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर जो रहेगा आपका, फोर्थ ईयर जो रहेगा, उसमें यदि आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो फिर आपको तीनों की फीस जमा करनी पड़ेगी। जो फीस है, डीएचएस में करते तो वो तो फ्री है, पर डीएमए में यदि आप करते हैं तो आपको फीस जमा करनी पड़ती है, मतलब बीच में छोड़ के आप नहीं जा सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, नाम तो बोलना ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, डीएमई के यहाँ पे जो है 6 कॉलेज की जो लिस्ट है, इसकी लिस्ट है, और पूरा इसमें किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप जिसको जानना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप इसको देख सकते हैं आराम से, किसमें किस कॉलेज में कितनी सीट है। डीएमई के 6 कॉलेज यहाँ पर हैं, वो 6 कॉलेज में किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीट है, यहाँ पर आपको सारा ये डिटेल मिल जाएगा। तो डीएमई यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश, इसकी यहाँ पे सीट दी हुई है। देखो 6 कॉलेज यहाँ पर हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर, ठीक है, इसमें 210 सीट सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। ये जनरल कैटेगरी यहाँ पर है ना, यहाँ पे ये एसटी है, यहाँ पे ये एससी है, यहाँ पे जो है ओबीसी है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है उसका पूरा नाम होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जनरल में ही कैटेगरी आती है। तो इस तरह से पूरी सीट दी है। ये 810 सीट यहाँ पे पूरी दी हुई है ना। ये देखिए पहला कॉलेज, इसमें 210 सीट है। दूसरा कॉलेज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएमसी भोपाल, इसमें 120 सीट है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एनएससीबी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज है जबलपुर का, इसमें 110 सीट है, 120 सीट है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, ये ग्वालियर का, 120 सीट है इसमें भी। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएसएमसी, ये श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है रीवा का, ये इसमें भी 120 सीट है। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएमसी जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, ये भी इसमें भी 120 सीट है। टोटल मिलाकर के ऐसी 810 सीटों पर कहाँ कहाँ कितनी कितनी किस किस कैटेगरी की सीट है, ये सारा विवरण आपको यहाँ पे मिल जाता है। बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम व शर्तें। तो बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 4 वर्ष की रहेगी।
प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में जगह रिक्त होने पर छात्रावास दिया जाएगा, अन्यथा स्वयं रहने की व्यवस्था करनी होगी। छात्रावास में रहने वाले छात्राओं को नियमों का पालन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाता है पीएनएसटी में, कॉलेज आपको मिल जाता है और आप ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, तो उस 5 साल के दौरान, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, लगभग हमें 4 साल का है पर लगभग 5 साल जाता है, इसलिए 5 साल बोल रहा हूँ, उस 5 साल के दौरान या 4 साल के दौरान, अवधि के 4 साल के दौरान आप शादी नहीं कर सकते हैं। और शादी यदि पहले से है, यदि आप पहले से विवाहित हैं, तो आप इस दौरान प्रेग्नेंट यानी गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि शादी नहीं हो सकती इस दौरान, इसके बाद ही आपको शादी करनी पड़ेगी। या पहले से आप शादीशुदा हैं तो ठीक है, पर आपको शादीशुदा यदि पहले से, तो आप गर्भधारण नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा होता है, बीच में ही आपको शादी करनी पड़ जाती है या बीच में आपका गर्भधारण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपात्र हो जाएंगे और आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है, और आपका जो कोर्स है वो अधूरा रह जाएगा। आप कभी भी नर्स बने तो अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं रहेगी। ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में घूमने की अनुमति नहीं रहेगी। छात्रावास में रहने वाले छात्राओं को मेस में ही भोजन करना होगा, धोबी से ही कपड़े धुलाने होंगे, ठीक है। सारी डीएमई जो कॉलेज है उसकी फीस का विवरण यहाँ पे, कुल प्रशिक्षण जो शुल्क है जो गवर्नमेंट को जाएगी वो 25,000 रुपये है, कंप्यूटर शुल्क 1,000 रुपये है, कासन मनी 500 रुपये है ना। सिर्फ एक बार ये रिफंड, एक बार देना है और रिफंडेबल 500 वापस भी हो जाएगा आपको बाद में। ट्रांसपोर्टिंग की जो फीस है वो 1,500 रुपये है। कुल मिला के ऐसा 2,800 रुपये जो है, 28,000 रुपये सॉरी, ये आपकी फीस जाती है, जिसमें हॉस्टल फीस, इसके अलावा जो हॉस्टल फीस है वो 6,000 अलग है। ये 28,000 के अलावा जो है, 28,000 देखो यहाँ पे देख लिया आपने, 25,000, 1,000 है ना, 500 और ये 1,500, ऐसे हो गया 28,000 रुपये। उसके अलावा 28,000 के अलावा हॉस्टल फीस, यदि हॉस्टल में आप रहते हैं तो वो 6,000, यदि हॉस्टल से बाहर रहते हैं, है ना, हॉस्टल उपलब्ध होने पर, हॉस्टल में रहते 6,000 है, हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो फिर तो वो जैसा आपका अलग अलग रहता है। उसके अलावा काउंसलिंग फीस जो है वो 1,000 रुपये अलग रहेगी, तो 28,000 वो हो गए। और 6,000 आपका, यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो 6,000 रुपये, तो 28,000 रुपये, 6,000 34,000 रुपये। और काउंसलिंग की जो फीस है वो 1,000, कुल मिला के 35,000 रुपये आपका जो है ये पर ईयर का जाएगा, ठीक है। 35,000 रुपये लगभग जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसकी फीस है। और ये जो फी है, शासकीय नर्सिंग कॉलेज महाविद्यालय इंदौर में प्रवेश पाने वाले छात्राओं को काउंसलिंग के दौरान उपरोक्त अ और ब, ठीक है, और बिंदुओं में दर्शाई गई शुल्क राशि को 3 पृथक डीडी में जमा करना होगा। मतलब डीडी के माध्यम से, यानी आप उसको केस में जमा नहीं कर सकते, डीडी के माध्यम से जो है वो जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन और कोई प्रक्रिया होगी, ऐसे आप जमा कर सकते हैं इसको। सभी में लगभग ऐसा ही है। और आपको स्टाइफंड मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको प्रति माह 3,500 रुपये 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइफंड प्राप्त किया जाएगा, जो लगभग 3,500 रुपये प्रति माह 3,500 है, तो साल भर का जो है लगभग 22,000 रुपये बनेगा, ठीक है। परिणाम रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी क्वायरीज और बहुत सारी उत्सुकताएं, इगरनेस आपके दिमाग में चल रही है, मन मस्तिष्क में चल रही है। इसको लेकर के देखिए यहाँ पे परीक्षा परिणाम आपको दिया। परीक्षा के सभी चरणों के संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को परिणाम पीईबी यानी व्यापम की वेबसाइट www.peb.mp.government.in पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 30 नवंबर के पहले तक आने के 99% चांस हैं। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम प्रेषण नहीं किया जाएगा। कई लोग जो है बाय पोस्ट, घर में कुछ नहीं आएगा आपको, कैफ़े में, किसी भी कैफ़े में अपने खुद के लैपटॉप पर, मोबाइल पर, इंटरनेट के माध्यम से जो है इसको अपलोड करना होगा और देखना होगा, है ना। घर पर बिल्कुल नहीं आएगा आपको। ये जैसे रिजल्ट आता है, वैसे हम हर एक अपडेट, जैसे रिजल्ट आएगा उस दिन हमारा वीडियो बन जाएगा, अपडेट देखते रहेंगे। आपको ऐसी बिल्कुल तुरंत अपडेट और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को बिल्कुल, जो नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अपडेट जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनका बहुत बहुत थैंक यू। वो तो हैं ही, और बहुत अच्छा हमारा वीडियो चल रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हर एक तरह से जो दिक्कतें हैं या जो भी आपकी क्वायरीज़ है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। फिर भी जो नए व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसी अपडेट्स रहना चाहते हैं और सब हर एक जानकारी और हर एक संबंध में, क्योंकि हम सिर्फ केवल पीएनएसटी के ही वीडियोस नहीं डालते हैं, सारी जो एग्ज़ाम्स है उसके वीडियोस डालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपडेट रहना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी कमेंट्स है आप हमें, जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट आप कर सकते हैं। हम उसके लिए वीडियोस बनाएंगे आपके लोगों के लिए, और जो है कमेंट जो है रिप्लाई आपको देंगे, सैटिस्फाई करने का प्रयास आपको करेंगे, ताकि आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाए।
ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी, किसी भी कैफ़े में जाकर के या खुद भी घर के अपने माध्यम से, मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग में केवल इतना रहेगा कि आपको काउंसलिंग का यदि मौका मिला है, क्योंकि वहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा यू आर एलिजिबल टू सेकेंड राउंड, यानी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो आप उस काउंसलिंग करेंगे। और काउंसलिंग में केवल ये करना है आपको कि डीएमई की डीएचएस जो भी पहले होती है उसमें कॉलेज आपको चूज़ करने की, कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं। ये करने के बाद फिर एक लिस्ट आएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में फिर आपका चयन होता है नहीं होता है वो विषय होगा देखने का। जिसका चयन होता है वो आगे जा करके कॉलेज ज्वाइन करेगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फीस जमा करके जो है कॉलेज चालू करेगा, मतलब ट्रेनिंग चालू करेगा। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस होगी। और जिसका नहीं हुआ है तो उसके लिए सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग का ऑप्शन रहता है, वो आगे चलते रहेगा। ठीक है, डीएमई पहले होता है तो डीएचएस बाद में होगा। यदि डीएमई में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, डीएचएस में करना चाहता है, तो वो अपना जो है कैंसिल कर सकता है। 10% कटेगी जो फीस आपने जमा की उसमें से। ठीक है, मैंने ये सारी बातें बता दी है। तो इसी तरह की और भी कोई समस्या आती है, कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए आता है तो वो बिल्कुल उसका हम आपको देंगे जानकारी। जो भी आपकी समस्या है, यदि कुछ ऐसा डाउट है मन में, जो भी और कुछ ऐसा बनता है काउंसलिंग और रिजल्ट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू, गुड लक, आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, थैंक यू, गुड लक।